नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडमिट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बीएमसी के चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद एग्जिट पोल सामने है, तो चलिए एग्जिट पोल पर बात करेंगे। और बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें, वहीं उद्धव ठाकरे के यूबीटी प्लस को 58 से 68 सीटें बीएमसी चुनाव में एग्जिट पोल में मिल रही हैं। कांग्रेस को बीएमसी में महज 12 से 16 सीटें मिल रही हैं। बीएमसी चुनाव पर एक्सिस माय इंडिया का यह एग्जिट पोल है, जहां पर बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 151 सीटों तक जा रही है बीजेपी प्लस, और वहीं उद्धव की सेना एक बार फिर से 68 सीटों पर रुकती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का सफाया है, जो उद्धव ठाकरे से अलग लड़ रही थी, 12 से 16 सीटों पर ही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल है, लेकिन और तमाम एग्जिट पोल आए हैं, उनकी भी तस्वीरें एक एक करके दिखा देते हैं, फिर महा एग्जिट पोल पर हम चर्चा करेंगे। एक एक तस्वीरें दिखाएगा। जनमत पोल है, इसके एग्जिट पोल्स हैं बीएमसी इलेक्शन 2026 के। इसमें बीजेपी को शानदार तरीके से 138 सीटें मिल रही हैं, 62 सीटें यूबीटी प्लस को जा रही हैं, जिसमें मन से उनके साथ, फिर 20 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और वीबीए है, अदर्स को 7 सीटें मिल रही हैं, 5 सीटों का मार्जिन है। आगे दिखाते हैं। ये एक्सिस माय इंडिया का जो हम चर्चा कर रहे थे, उनका एग्जिट पोल है। यहां पर अब आगे तस्वीरों को दिखाएंगे किस तरीके से और एग्जिट पोल सामने हैं जिनकी चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल बीएमसी को लेकर ये जो दिख रहा है, यहां पर भी मतलब हर जगह कुल मिलाकर बीजेपी प्लस जो है वो 130 से ज्यादा सीट लाते हुए नजर आ रही है। अब चलिए चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। ये तमाम चैनल्स के तमाम एग्जिट पोल जो करते हैं, सर्वे करते हैं, उनके एग्जिट पोल्स थे। अब पोल्स ऑफ पोल्स पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, एक्सिस माय इंडिया 151 सीटें दे रहा है, उद्धव ठाकरे 68 सीट उनकी सेना पहुंच रही यूबीटी प्लस। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल कल होंगे, लेकिन अभी अगर एग्जिट पोल पर ही नजर डालें तो एक बार फिर से ठाकरे भाइयों को उखाड़ फेंका, पटक दिया एकदम से, और कांग्रेस राहुल गांधी का तो सफाया ही है, कोई पूछ नहीं रहा। रोहित, इससे ज्यादा महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ा गढ़ अगर शिवसेना का कोई था, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का, तो वो मुंबई थी। और मुंबई में मेरे याद से पहली बार ऐसा होगा कि बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की हार होगी। क्योंकि अब तक जब से हम लोग राजनीति समझते रहे हैं जी, तब से बीएमसी गढ़ बना रहा है। शिवसेना कितनी बार टूटा, नारायण राणे गए, छगन भुजबल गए, राज ठाकरे अलग हुए, अगर एक चीज नहीं बदला तो बीएमसी में शिवसेना का राज इतना स्ट्रांग है। और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ठाकरे परिवार बीएमसी में नहीं रहेगा। इसका मतलब पहले विधानसभा गई, लोकसभा गई, और अब आखिरी किला जो है वो भी ध्वस्त हो गया। पहला महत्व। गांव से पहले ही साफ हो गए। अभी नगर पंचायत के रिजल्ट आए थे कुछ दिन पहले, गांव में, टाउन में तो पहले ही साफ हो गए। अब शहर में भी एग्जिट पोल कह रहा है कि भाई टाटा बाय बाय, मातोश्री तक ही रहिए, अब उसके आगे पीछे नहीं आपका वजूद है। इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है अगर ये एग्जिट पोल ये है मुंबई और बीएमसी के? तब इस जाहिर तौर पे इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पार्टी टूटना, और पार्टी तो कई बार टूटी। छगन भुजबल भी गए थे तोड़ के, नारायण राणे भी गए थे, राज ठाकरे भी गए थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कैडर गया है, कार्यकर्ता गया है उनके हाथों से। नेता इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैडर और कार्यकर्ता है ना, तो आप जीतते रहते। दूसरी बात, आइडियोलॉजी गई। वो बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी, वो बिल्कुल चली गई है। अब जो बच गया वो सिर्फ मराठी मानुस वाली है, और वो भी सब नहीं। मराठी मानुस ये जान रहा है कि मैं देख रहा था एक जगह कि कौन सी कम्युनिटी ने किसे कितना वोट दिया। कैन यू बिलीव कि लगभग आधे मराठी मानुस दे रहे हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे को, लगभग आधे। या उम्र के हिसाब से देखिए ना, यंगस्टर्स खुलकर 25 से 35 खुलकर ये दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी भी शिवसेना के साथ हैं वो 50 या प्रौढ़ लोग जो हैं वो अभी बिल्कुल पंकज जी, और इस वजह से है जो वो चर्चा हो रही है, वोटर नहीं जोड़ पा रहे हैं।
पंकज जी, आपने वही कहा कि 50+ वाले हैं। मैं देख रहा था कि 44% महिलाएं मुंबई की बीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। ऐसा फैक्टर हमने तब देखा बिहार में, जब महिलाओं ने भर भर कर नीतीश कुमार को वोट किया, यानी एनडीए को। वही कुछ फैक्टर बीएमसी में, मुंबई में दिखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। हालांकि वोट शेयर अभी नहीं आएगा, आज कल ही आएगा कितनी % वोटिंग हुई है, लेकिन महिलाएं क्या एक बड़ा फैक्टर मुंबई के इस चुनाव में बीएमसी में नजर आ रही हैं? नहीं, ये जो महिलाएं थी ना, ये शिवसेना की रीढ़ हुआ करती थी। जब बाला साहब ठाकरे थे जी। तो महिला वोटर, खास करके जो मिडिल क्लास महिला वोटर है, वो बिल्कुल शिवसेना बीजेपी की तरफ ज्यादा रहती थी हमेशा से। अभी मैं जो देख रहा हूं एक्सिस माई इंडिया वाला, ये जेंडर में 40% मेल बीजेपी की तरफ और 33% मेल जो है वो शिवसेना यूबीटी की तरफ। लेकिन फीमेल की जहां तक बात आती है तो गैप देखिए, 44% बीजेपी प्लस और सिर्फ 31% जो है शिवसेना। मतलब कि 13% का फासला महिलाओं में है दोनों पार्टियों में। ओवरऑल जब वोट शेयर देखेंगे तो 10% का फासला है, लेकिन जब महिला वोट देखेंगे तो 13% का फासला है। इसका मतलब कि महिलाओं ने भर भर के दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, इसका मतलब ये जो इनका जो काम आ गया, इन्होंने एक योजना लागू की थी बीएमसी चुनाव पहले कि हर महिला को कुछ पैसे देने की बात की थी लोन के ऊपर। मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा है इसलिए, लेकिन वो पर्क्स काम आया इनका जो इन्होंने दिया था वो भी। और उसके बाद ये हमेशा लाडली बहन योजना, नहीं, वो तो राज्य सरकार का था। हाँ। ये बीएमसी की तरफ से कहा गया था कि शायद 5 लाख तक का लोन फ्री देंगे, ये था। हाँ। इंटरेस्ट फ्री। तो ये जो बीएमसी की तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव में है वो। और मैं सिर्फ मुंबई की बात क्यों करें? नहीं, अगर पंकज जी महाराष्ट्र, थोड़ा हम अगर मुंबई पे ही फोकस करें, मुंबई में आप लंबे वक्त तक रहे, मुंबई की हालत देखी है कि 30 किलोमीटर का सफर आपको 5 घंटे लगते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिनिमम 5 घंटे लग जाए तो आप समझिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि 5 घंटे में आप विरार से बांद्रा पहुंच जा रहे हैं। मुंबई की हालत नहीं, विरार से नरीमन पॉइंट, हाँ नरीमन पॉइंट, जहां पर आतंकी आए थे 26/11 में। मैं अभी गया था मुंबई, क्रिसमस के दिन गया, न्यू ईयर के बाद आया, लगभग 10-12 दिन मुंबई में रहा। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, विरार से लेकर नरीमन पॉइंट और फिर उधर पनवेल, कुर्ला, जेएनपीटी, पोर्ट, अटल सेतु, पूरा मैंने कवर किया। आप ये समझिए कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे का फासला हो गया है आपके सफर में। पहले जो बांद्रा से वर्सोवा जाने में आपको 3 घंटे लगते थे, अब उसके लिए सीलिंग कैसा बन रहा है कि 15 मिनट में आप रास्ता तय कर लेंगे। संडे और सैटरडे को 2-2.5 घंटे, 1.5-2 घंटे लग जाते थे बांद्रा से वर्सोवा जाने में। तो एक वो जो फैक्टर मुंबई के अंदर रहा, इतने जो लिंक्स बने, टनल बने, समुद्र के नीचे तक टनल बना, क्या उन सब का फर्क भी मुंबई करों के ऊपर पड़ा कि भाई जाम से जो परेशानी थी उससे फडणवीस ने निजात तो दिलाई है। वो चाहे मुंबई कोस्टल रोड हो, वो चाहे बांद्रा वर्सोवा सीलिंग की बात की, अटल सेतु की बात की, सिवरी वर्ली कनेक्टर की बात की, क्या इसका भी कुछ फैक्टर इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है आपको? 151 सीटें जब हैं तो देखिए रोहित, जो मुंबई के लोग हैं ना, वो काफी पढ़े लिखे हैं और वेल एक्सपोज्ड लोग हैं। फाइनेंशियल कैपिटल है वहां आपको शेयर बाजार भी मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री मिलेगी, व्यापारी वर्ग मिलेगा, आपको देश के हर हिस्से के लोग वहां पे मिलेंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस वक्त बताया जाता था कि जो दिल्ली और मुंबई जीत गया, समझिए कि देश का नब्ज पकड़ लिया। और मुंबई के बारे में बता दूं कि ये मैंने बोला कि वेल रेड हैं लोग, अच्छी तरह जानते हैं। वो समझ रहे हैं इस चीज को कि भारत में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में कहीं बन रहा है तो वो महाराष्ट्र में बन रहा है, और अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है तो मुंबई में हो रहा है। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया की तुलना में। तो मुंबईकर आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, सेवा हमेशा जो होती है काम आती है। एक होता है आप लोगों के लिए काम करते हो, और एक होता है लोगों को आप भावनात्मक मुद्दों पे डाइवर्ट करते हो। तो देखिए, जब काम अच्छा करो तो थोड़ा बहुत जो भावनात्मक मुद्दे हैं एज ए तड़का चल जाता है। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक मुद्दे के आधार पर बात करें। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, मुंबई मेट्रो,
उसकी बात कीजिए, मुंबई मेट्रो का ये विरोध कर रहे थे ये यूबीटी वाले, अरे ये आदित्य ठाकरे आर्य बढ़ कॉलोनी चढ़ कर वाले। विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन तक करवाना हाँ चाह रहे हाँ, थे। पूरा कि पर्यावरण को खतरा है। इसी तरह जब ये स्पीड ट्रेन की लॉन्च हुई थी, बुलेट ट्रेन की बात करें, मुंबई टू अहमदाबाद, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। आप हर विकास के काम को विरोध कर रहे हैं, तो क्या जो भी लोग मुंबई का रह रहे हैं वहां पे, उनको नहीं दिख रहा है? उनको नहीं पता है? निगेटिविटी नहीं चलती, निगेटिव जो भी होगा, निगेटिव नहीं राजनीति चलेगी। बिल्कुल पंकज जी, आता हूं इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यूबीटी प्लस को 58 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस बीएमसी में साफ हो रही है, 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। बीएमसी चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया और इसके अलावा तमाम पोल्स हम बात कर रहे हैं। बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें, जिसमें एकनाथ शिंदे और शरद पवार की पार्टी है, उनको 151 सीटें कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आ रही हैं। पंकज जी, ये आंकड़े बार बार बताने इसलिए जरूरी क्योंकि एग्जैक्ट पोल पर कल हमारी नजरें होंगी। आपने बात की मुंबई को लेकर, मुंबई की तंग गलियों, तंग हालात को लेकर, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस, बीजेपी की बात तो हो गई, छूट जाएगा अगर कांग्रेस पर बात नहीं करेंगे तो जाती हो जाएगी। एक तो पहले ही हर जगह साफ हो जा रहे हैं, फिर हम भी ना बात करें तो फिर कहेंगे देखिए हमको क्या कहते हैं, वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। 12 सीट, 16 सीट, मान लीजिए 20, क्या हो गया है? न नगर पंचायत, न प्रधानी का चुनाव जीत पा रहे हैं, न मुखिया के चुनाव जीत पा रहे हैं, न नगर पंचायत का, न टाउनशिप का, न बीएमसी का, केंद्र और राज्य का तो छोड़ दीजिए। उनका देश भर में वोट चोरी हो गया है और एक जगह नहीं, किसी भी राज्य में। देखिए अगर कहीं आप कंपटीशन में हैं तब तो फिर भी मान सकते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी अगर डिस्टेंट थर्ड है तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं। मैं मुंबई में जितने भी अपने यार दोस्तों को पूछता था, सिर्फ एक बात कहते थे कि मुस्लिम लोग कुछ दिया तो दिया, नहीं तो बाकी कोई नहीं देगा। मैंने कहा अरे क्यों भाई? अरे थोड़ा बहुत जो क्रिश्चियन मुस्लिम गठबंधन वाले थोड़ा सा दे। आज ऐसी इमेज बन गई है कि कांग्रेस मतलब सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम, और वो भी क्रिश्चियन नहीं, गोवा के क्रिश्चियन नहीं, पुडुचेरी के क्रिश्चियन नहीं, केरला के क्रिश्चियन नहीं, नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम। एक कास्ट पे, एक रिलीजन पे अगर आप बेस्ड पार्टी बनाओगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। आपको सर्वदलीय, मतलब सर्वदलीय का सर्व समाज का की पार्टी बनानी होगी। कांग्रेस थी वो पार्टी, बड़ा दुख होता है। लेकिन शिवसेना तो हिंदुत्व की पार्टी थी, फिर भी उसने इतने बेहतरीन नतीजे लाए। जब तक बाल साहब ठाकरे का वर्चस्व रहा या जब तक उनका प्रभाव रहा, भले वो चले गए 12-13 में, उसके बाद भी जीतते रहे आप। 9 साल बाद चुनाव हुए, लेकिन फिर भी उससे पहले आपकी स्थिति अच्छी थी। वो तो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, फिर भी वो जीतते रहे। नहीं, तब तक शिवसेना की स्थिति अच्छी थी जब तक वो हिंदुत्व के नारे पर चलती रही, या वो जो आइडियोलॉजी। जैसे ही इन्होंने मियां मुस्लिम पार्टी बनने का फैसला लिया, उसी वक्त से बंटा था। पता है महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट क्या था? जी, पालघर में साधुओं की हत्या। श्राप लग गया साधुओं का। वो ऐसा मोमेंट था कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति घूम गई। और उस वक्त जो उद्धव ठाकरे का रोल था, दूसरा था ये सुशांत सिंह हत्या प्रकरण। ये सब कुछ हुआ है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। और वह सुशांत सिंह आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो भी, जब वो जहां भी हैं या उनका परिवार का जो कुछ भी देख रहा है, एक बात जान जाइए कि आपके पास पैसे हैं, महंगे वकील खरीद सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुंबई के बहुत सारे लोग और देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला। क्या एग्जिट पोल बता दिशा सान्याल को इंसाफ नहीं मिला। ठीक है पंकज जी, सुशांत पे बात आगे भी हो जाएगी, नहीं मिला। लेकिन क्या एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि मराठी हिंदी, मराठी गुजराती, मराठी राजस्थानी, लुंगी वालों की पुंगी बजाओ जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे अब मुंबई में, क्योंकि अब मुंबई कर इन सब चीजों में नहीं फंसने वाला? देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहा हूं और मैं मुंबई से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में रहा हूं। कोंकण के रत्नागिरी जिले में एक खेड़ तालुका है और वहां एक छोटा सा जगह है दापोली। वहां मैंने 4 साल गुजारे हैं और पूरे कोंकण में घुमा हूं, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़। उसके बाद ये पुणे का पूरा इलाका, क्योंकि पुणे में मैंने पढ़ाई लिखाई की है,
तो पूरा वो पुणे का इलाका घुमा हूं, वो घाटी का क्षेत्र हो गया, मराठवाड़ा हो गया, नासिक वाला इलाका हो गया। मुझे पता है कि महाराष्ट्रियंस जो होते हैं वो, हम लोग मजाक में कहते थे कि महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र। और एक महाराष्ट्रियन जो है वो साहित्य में बहुत आगे है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है, वो मेहनती कम्युनिटी है। वो कला के क्षेत्र में आप जाइए, वहां थिएटर का जाइए, ये कल्चर है। महाराष्ट्रियंस जो होते बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, आप जाइएगा तो आपको प्यार हो जाएगा। इतना समृद्ध संस्कृति है, इतनी समृद्ध भाषा है। उन लोगों को अगर आप इस तरह से पूरे भारत में पोर्ट्रे कीजिएगा कि वो बाकी देश के दूसरे राज्यों के लोगों से नफरत करते हैं या फिर उनको भगाने के लिए कहते हैं, ये नहीं चलता। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे, हो सकता है कि कुछ मिडिल क्लास यूथ जोश में होंगे कि चलो मार के भगा देना है नॉर्थ इंडियन को या साउथ इंडियन को, वो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है। अगर ये मुद्दा चल रहा होता ना रोहित, तो आज राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि जब से उनकी पार्टी बनी है तब से वो इसी मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप रिजल्ट देखिए, विधानसभा में 0, लोकसभा में 0। इसका मतलब कि महाराष्ट्र के लोग नहीं पसंद कर रहे इस निगेटिव राजनीति को जी। महाराष्ट्र मुंबई, अगर समझिए कि महाराष्ट्र राज्य है तो बिल्कुल पंकज जी, और मुंबई तो एक रीढ़ की हड्डी है। मुंबई महाराष्ट्र इकोनॉमी में जो हिस्सा महाराष्ट्र का है, जीडीपी में जो योगदान महाराष्ट्र का है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान मुंबई शहर का है। तो ऐसे में मुंबई को लेकर, जी पहले अपनी बात कह लीजिए, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब राज ठाकरे अलग हुए तो उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आया। उस वक्त बीएमसी का इलेक्शन हो रहा था और उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कैंपेन चलाया मी मुंबईकर, मतलब जो मुंबई में है वो सारे मुंबईकर हैं। और उसके निगेटिव में राज ठाकरे ने यही भगाओ और जुड़ाओ, मार के हाथ तोड़ देंगे तो पैर तोड़ देंगे वाला किया। और उस वक्त ये बहुत चर्चा थी कि भाई राज ठाकरे का बहुत असर है, और सब बहुत बड़ी शिवाजी पार्क में रैली वगैरह की थी। बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। जब बीएमसी का इलेक्शन हुआ तो मुंबईकरों ने भर भर के उद्धव ठाकरे को वोट दिया कि चांगला मानुस है, मतलब कि अच्छे आदमी है ये कहते हुए राज ठाकरे मराठी फैमिली के बीच में था और वो कह रहे थे कि नहीं, उस तरह का आज अगर उनको कर दिया गया ना तो फिर वो गुंडागर्दी करेंगे, कल दुकानें बंद कराएंगे, परसों ये करेंगे। व्यापारी वर्ग का मैं देख रहा था। मैं आपको छोटे से 1 मिनट के अंदर बताता हूं कौन सा प्रोफेशन में व्यक्ति कितना वोट किसको दिया। अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो सबसे ज्यादा देते हैं बीजेपी को, 37% जो यूथ हैं अनएम्प्लॉयड वो बीजेपी को दे रहे हैं, और शिवसेना यूबीटी को 34%। स्टूडेंट, छात्र, जेनजी राहुल गांधी का जेनजी कांग्रेस को वोट ही नहीं दे रहा है। 45% बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 11%। तो मुंबई का जेनजी का तो पता चल गया। स्मॉल शॉप्स जो छोटे दुकानदार चलाने वाले हैं, आधा 50% बीजेपी के साथ। क्योंकि यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो सब नहीं पसंद करते मारधार, दंगा फसाद। उनको चाहिए खुशहाल मुंबई, संपन्न मुंबई, जहां हर कोई मुस्कुराते हुए उनके दुकान पे आए। ठीक है पंकज जी, अगर बात करें चेहरों की, जी बात करें, आप उसके बाद आइएगा इसी। अच्छा, आप पहले बता रहे थे किसने किसको कितना वोट दिया। बेरोजगारों के आगे बात कर लीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, चेहरों पर फिर चर्चा करें। बेरोजगार, स्टूडेंट और स्मॉल शॉप मैंने बता दिया। महिलाओं ने 44% पसंद किया बीजेपी को। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 41% लोग बीजेपी और 32% लोग एसएसयूबीटी। गवर्नमेंट स्टाफ जिनमें ज्यादातर महाराष्ट्रियंस हैं, वहां 35% बीजेपी, 39% यूबीटी, क्योंकि वहां का जो सरकारी नौकरी में है तो वही का आदमी है ना। लेकिन वहां भी सिर्फ 3% का अंतर है। अब आ जाइए प्रोफेशनल्स, जिसमें आप फिल्म स्टार्स और पूरे सबको चेक करते हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं वो 50-50 डिवाइड। अब बताइए, ये जो चल रहा है ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर ऑटो वाले, ज्यादातर हाउसवाइफ, ज्यादातर क्या पसंद करेंगे इस तरह का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, गुंडागर्दी नहीं पसंद करेंगे। उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको चाहिए साफ मुंबई, उनको चाहिए हरियाली से भरपूर मुंबई, जहां अच्छी फ्रेश एयर आए, जहां पार्क में बच्चे अच्छे खेल सके, जहां वो पैसे कमा सके और एक खुशहाल अच्छी जिंदगी जी सके।
लेकिन इसलिए तो मुंबई हर कोई जाता है। ये तो मुंबई करों का सपना है कि जाम से मुक्त मुंबई हो, हरी मुंबई हो, बहुत फास्ट मुंबई हो, लोग दुनिया से आए यहां पर काम करें। लेकिन कब समझ में आएगा शिवसेना को? अब तो वक्त आ गया ना शिवसेना यूबीटी को कि समझ लेना चाहिए चीजों को। अब बेचारे करे तो क्या करें। दोनों भाई एक बार मिले, आखिरी प्रयास किया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि उद्धव ठाकरे मतलब डाइवर्ट कर गए। मैं अभी भी उनको बता रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे शेर थे। और मुंबईकर्स, आज मैं देख रहा था घर मेमना पैदा हुआ, हाँ, ये कह रहे थे शेर के घर मेमना पैदा। अब मुंबईकर्स क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये उनका बयान है भाई। मेरे पे कम से कम दानागिरी मत करना। अर्नब की तरह के उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है। अब अगर बात करें हम आगे कुछ चेहरों की, तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में जो एग्जिट पोल अभी नजर आ रहे हैं, उसमें कौन से चेहरे प्रमुख हैं जिन पर जनता को अभी भी भरोसा है? वो केंद्र से नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी है, अमित शाह है, या कोई और? ना, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। हाँ, महाराष्ट्र में यही चल रही है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। मैं आखिरी बात बता रहा हूं क्योंकि ये पूरे राज्य की बात मैं कर देता हूं। 29 जगहों पे चुनाव हो रहे थे, 29 शहरों में। हाँ, 29 में से 22 शहरों में महायुति आ रही है। इसे आंधी कहते हैं। विधानसभा चुनाव में आंधी चली, के चुनाव में आंधी चली है। कंपटीशन में ही नहीं है भाई। 151 सीट और 60 सीट में कंपटीशन नहीं कहा जाता, इसको आधा कहा जाता है। मुकाबले में नहीं है। अब चाहे जो कर दीजिए कि इंक बढ़िया नहीं था तो चुनाव आयोग बढ़िया नहीं था तो शहर के लोग बढ़िया नहीं थे, आप बोलते रहिए, किसे फर्क। बिल्कुल पंकज जी। और बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में प्रचंड बहुमत मिल रहा है और इस प्रचंड बहुमत के साथ ही बीजेपी 151 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। 58 से 68 सीटें इस वक्त मिल रही हैं यूबीटी प्लस को, शिवसेना जो है। और ऐसे में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बीएमसी चुनाव में लग रहा है। 12 से 16 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ बीएमसी चुनाव में बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। जो अभी महा एग्जिट पोल है, एक्सिस माय इंडिया का ये पोल जो है वो हमने आपको बताया है। बाकी अब आगे चर्चा को बढ़ाएं पंकज जी। तो आखिर में कुछ अगर मुद्दों पर चर्चा करें, हम चेहरों पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। ऐसा क्या रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो डाउनफॉल हुआ उसके बाद से, याद है मुझे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, मैं नहीं संभालूंगा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने कहा था कि समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा जरूर, घर मत बना लेना, ऐसी शायरी उन्होंने मारी थी। ऐसा क्या हुआ, क्या चेंज किया, क्या अंदर खाने तैयारी की कि फिर पूरा साफी कर दिया भाई विपक्ष को? समंदर आया लौटकर, लेकिन विपक्ष के लिए सुनामी लाया। पूरी की पूरी पतवार उड़ गई है उनकी। न आइडियोलॉजिकली समझ में आ रहा है कि हम किसके तरफ रहें, न चुनावी रणनीति में वो कहीं हैं। अगर आज की तारीख में हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था शरद पवार बहुत बड़े चाणक्य हैं, और आज की तारीख में पूरे महाराष्ट्र में एक चीज बोल रहा है कि असली चाणक्य तो आ गया, ही इज बैक। मुझे कोई इस बात में आपत्ति नहीं है ये कहने में कि पूरे महाराष्ट्र में देवा भाव और एकनाथ शिंदे की आंधी चल रही है, आंधी। और आप बोलेंगे कि तीसरा नाम क्यों छोड़ दिया, अजीत पवार का नाम क्यों छोड़ दिया, आप बोलेंगे। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ मिलकर पुणे में लड़ाई लड़ी, और जो मेरे पास जो रिपोर्ट है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे दोनों जगहों पे बीजेपी आगे चल रही है एग्जिट पोल में। ठीक है पंकज जी, एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ बीएमसी में भी सत्ता काबिज कर रही है। यानी पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा में तो तीसरी बार बन ही गए, 240 सीटों के बाद भले बहुमत नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। उसके बाद जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उठाते हैं, वो इतिहास रचते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि कहा जाता है डिमोशन है, लेकिन वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। फिर विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आते हैं वो नतीजे जमीन खिसका देते हैं उद्धव ठाकरे के। अब इसके बाद चुनाव होता है फिर किसका?
नगर पंचायत का, यानी गांव में मुखिया और प्रधान, अगर बिहार यूपी में समझना हो तो उनके चुनाव होते हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस और यूबीटी का सफाया हो जाता है, मनसे का सफाया हो जाता है, प्रचंड जीत वहां पर भी मिलती है। यानी गांव वाले भी नकार देते हैं विपक्ष को, वो फडणवीस के चेहरे पर विश्वास करते हैं। फिर बारी थी देश के सबसे बड़े नगर निगम के चुनाव की, यानी बीएमसी की, बृहनपालिका मुंबई कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और वहां पर भी एग्जिट पोल जो अभी हैं वो ये कह रहे हैं कि 150 सीटों के साथ बीजेपी प्लस, यानी एकनाथ शिंदे, शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी सत्ता हासिल कर रही। बीएमसी जी, पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बार बड़े बड़े शहरों का बता देते हैं जी। पुणे में बीजेपी, पिंपरी चिंचवड़ बीजेपी, मुंबई बीजेपी, नागपुर बीजेपी, कोल्हापुर बीजेपी। ये बड़े शहर हैं जहां नगर निगम के चुनाव हुए हैं, मुंबई के साथ ही। अगर 29 में से 22 महायुति है तो विधानसभा में जो फॉर्मिडेबल इनका जो बेस था वो आज भी कायम है, ये इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है। और अब तक अपनी खोई जमीन वापस नहीं पा सके हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है पंकज जी, खोई जमीन नहीं पा रहे, वो जमीन और खोती जा रही है, और कांग्रेस का तो सफाया है ही। बाकी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइएगा। एग्जैक्ट पोल कल आपको नजर आएंगे, और उस ब्रेकिंग के साथ आप खत्म करते हैं। बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना एग्जिट पोल में दिखाई गई है। यूबीटी प्लस को 58 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। कांग्रेस को बीएमसी में 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस बाय इंडिया, बीएमसी चुनाव पर एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल है, और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी प्लस बीएमसी में वापसी कर रही है। बने रहिए हमारे साथ। एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल कल आपको मिलेंगे यहां पर लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।